Okay, good morning all. From today onwards, we are starting our fifth unit of analog communication, that is noise. तो आज से हम लोग जो हमारा फिफ्थ यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉइस की, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा अगर वॉइस क्लियर है आप लोगों को, या फिर अगर कुछ दिक्कत होगी तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ना चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉइस, जैसे जब मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, जब कम्युनिकेशन का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, तभी से जब भी मैं आप लोगों को बेसिक कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता, तो वहाँ वहाँ से मैं एक टर्म हर बार एक टर्म इंट्रोड्यूस करता था, है ना। क्या इंट्रोड्यूस करता था? हर बार एक टर्म इंट्रोड्यूस करता था, नॉइस। अब ये नॉइस है क्या? देखिए, कभी भी जब हमारा ट्रांसमीटर होता है, जब हमारा एक रिसीवर होता है ना, तो ट्रांसमीटर से अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल है वो हमारा टुवर्ड्स रिसीवर ट्रांसमिट होता है। क्लियर बात। अगर ट्रांसमीटर से हमने सिग्नल एस, अगर उसका पावर है, हाँ, जो भी सिग्नल का पावर है, अगर मैं उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर कोई भी हमारा कैपिटल एस सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वही एस सिग्नल हमारे रिसीवर में नहीं मिलता है। बात सबको समझ में आई? क्यों ऐसा? क्योंकि ये जब सिग्नल हमारे एटमॉस्फेयर से पास होके जाता है, तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होते हैं, है ना, डिस्टरबेंस होते हैं, जो हमारे इस सिग्नल पावर के साथ में मैच करता है ना, इस सिग्नल पावर के साथ में ऐड करता है ना। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एन से, ठीक। तो ये कैपिटल एन कहला रहा है यहाँ पे नॉइस पावर, ठीक है। ये भी एक तरीके का सिग्नल होता है। ये नॉइस हमेशा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। जो भी हम ट्रांसमीटर साइड से जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो हमारा कैपिटल है से, ये हमारा मैसेज, ये हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल, है ना। तो जो भी हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जब हम इसे ट्रांसमिट करते हैं तो उसके साथ एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐड होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अगर हमारा ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल और जो हमारा नॉइस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, तो हमारे रिसीवर में आएगा एस प्लस एन। हमारे रिसीवर में क्या आएगा? एस प्लस एन। एस दैट मीन्स सोर्स पावर, सोर्स और सिग्नल पावर, एंड एन दैट मीन्स नॉइस पावर, है ना। तो हमारे रिसीवर में क्या आएगा? एस प्लस एन। हमने ट्रांसमिट क्या किया था? एस। ये एन क्यों आया? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हमारे सिग्नल ये हमारे मैसेज के साथ में ऐड हुए, है ना। और क्योंकि जब हम लोग इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको प्लस के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हम लोग इसे एडिटिव नॉइस भी कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है। तो जब हमारे रिसीवर में जो सिग्नल आता है वो एस प्लस एन, दैट मीन्स हमें रिसीव तो करना था एस, लेकिन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण जो हमारा एक्स्ट्रा सिग्नल आया है एन, वो हमारे मैसेज को बना दिया है एस प्लस एन। बात समझ में आई? तो ये जो एन है ये हमारे कम्युनिकेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बात समझ में आई? तो इस एन को हम लोग कहते हैं नॉइस, इस एन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे नॉइस पावर। बात यहाँ तक समझ में आई? तो इसका ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव क्या था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है? मैंने आप लोगों को बताया था, जब ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, अगर वो हमारा सिग्नल एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट मीन्स मैं इसके ऑसिलेशन को दूर दूर बनाऊंगा। अगर ये हमारा जो मैसेज सिग्नल है, अगर ये भी एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, और जो हमारा यहाँ से जो नॉइस आ रही है, जो हमारा यहाँ से एक नॉइस सिग्नल आ रहा है, ये भी अगर एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही ऐड हो जाए, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में ही अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऐड हो जाएगा, तो श्योरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा रिसीवर को, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मिलेगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब ट्रांसमीटर साइड से जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? हम कैसे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग अ मॉड्यूलेशन ऑपरेशन। इन दैट वी यूज सम कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेट इट विद द मैसेज सिग्नल। हम कैरियर सिग्नल को यूज़ करते हैं और उसको मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं। अब जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करेंगे, तब ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा एक हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा।
बात समझ में आया? इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या थी? कम थी। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। क्लियर बात है? तो अब जब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ के साथ में मर्ज होगा, तब भी ये नॉइज़ तो इसके साथ मर्ज होगी ही, लेकिन इस बार ये हमारे जो भी आउटपुट है उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी जितना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसने डाला था। बात सबको समझ में आए? इसीलिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमेशा ट्रांसमिशन से पहले हम लोग सिग्नल को मॉड्यूलेट करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को इन्हांस करें, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को नॉइज़ ईज़िली करप्ट कर सकता है, ईज़िली डिस्टॉर्ट कर सकता है नॉइज़ सिग्नल। ठीक है? जैसे हम एक वॉइस सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? हम लोग एक वॉइस सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं। वॉइस सिग्नल या फिर कोई भी ऑडियो सिग्नल का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हमारी जो रेंज है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर आगे 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 420 हर्ट्ज एटसेट्रा, अगर जहाँ तक लाई कर रही है। तो अगर मैं एक वॉइस सिग्नल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जो भी हमारा वॉइस सिग्नल होता है वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो सीधे सीधे अगर मैं वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करूँगा ट्रांसमीटर से, तो डेफिनेटली नॉइज़ उसको करप्ट कर देगी। और ये नॉइज़ कहाँ पे मर्ज होती है? ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मर्ज होती है। ठीक है? अच्छा ध्यान देना भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ये नॉइज़ इन दोनों के बीच में ही मर्ज होगी, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ही मर्ज होगी? क्या ऐसा है कि जो भी नॉइज़ है वो सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ही मर्ज होगी? दैट मीन्स अगर मैं इसको ट्रांसमीटर कह रहा हूँ, अगर मैं इसको ट्रांसमीटर कह रहा हूँ और अगर मैं इसको रिसीवर कह रहा हूँ, तो क्या जो भी नॉइज़ है वो सिर्फ दोनों के बीच में मर्ज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉइज़ हमारे दोनों के बीच में भी मर्ज होती है, इसको एटमॉस्फेरिक नॉइज़ भी कह सकते हैं, है ना? जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो हमारे मैसेज सिग्नल के साथ मर्ज हो रही है। लेकिन ऐसी कुछ नॉइज़ भी होती हैं जो हमारे सिस्टम में जनरेट होती हैं, है ना? मतलब जो हमारे ट्रांसमीटर में ही जनरेट हो गई है। बात समझ में आई? अब ये ट्रांसमीटर में जनरेट हो रही है वो कौन सी नॉइज़ है, जो हमारे दोनों के बीच में जो जनरेट हो रही है वो कौन सी नॉइज़ है, इसको आज की क्लास में हमें अच्छे से देखना है। ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ आया बेटा? ठीक है? तो कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी है। मेरी नॉइज़ के पूरे टाइप्स बताने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना, नॉइज़ क्या है? एक अनवांटेड सिग्नल है बेटा, है ना? ये कहाँ-कहाँ आ सकता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे आ सकता है कहीं पे, है ना? और या फिर ट्रांसमीटर में जब हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं, सिग्नल को सेंड कर रहे हैं, तब वो यहाँ पे आ सकता है। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? ठीक? तो अब हम लोग इसके बेसिस पे देख रहे हैं कि कौन-कौन सी नॉइज़ होती है। नॉइज़ के सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारी बेसिक नॉइज़ की डेफिनेशन हुई। नॉइज़ इज़ एन अनवांटेड सिग्नल, इट इज़ रैंडम इन नेचर, एंड नॉइज़ डिस्टर्ब द प्रॉपर रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ये हमारी नॉइज़ की प्रॉपर डेफिनेशन है कि नॉइज़ एक रैंडम सिग्नल है जो हमारे मैसेज सिग्नल को इम्पैक्ट करता है, मैसेज सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है, और इसके कारण जब हमारा रिसीवर में सिग्नल मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल नहीं होता, वो मैसेज सिग्नल और नॉइज़ सिग्नल दोनों का एडिशन होता है। बात समझ में आई सबको? ठीक, अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करूँगा तो डेफिनेटली नॉइज़ उसको ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करूँगा तब भी नॉइज़ उसमें इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन नॉइज़ का इम्पैक्ट उस समय कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉइज़ सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक? अच्छा, जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, या जब मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जो भी एएम सिग्नल होता है, नॉइज़ उसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, नॉइज़ उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है एज़ कम्पेयर टू एफएम सिग्नल, है ना? अगर आप लोग कोई भी रेडियो स्टेशन लगाएँगे, उसको एएम में ट्यून करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको डिस्टॉर्शन लगेगा, ज़्यादा आपको नॉइज़ मिलेगी। लेकिन जब आप लोग एफएम स्टेशंस सुनेंगे तो एफएम में नॉइज़ का इम्पैक्ट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका भी मैंने रीज़न बताया था आप लोगों को, क्योंकि जैसे ये है हमारा मैसेज सिग्नल, है ना? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये हमारा मैसेज सिग्नल, ठीक है? ये और इससे मैंने बना लिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैंने बनाया है? ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हैं, है ना? ये है मेरा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना? अब इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सिग्नल मतलब इसमें इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्टोर्ड है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है? ये हमारा एक एएम सिग्नल है। बात सबको क्लियर है? तो जब इस टाइप के सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं ना बेटा, तो नॉइज़ क्या करती है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉइज़ हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट करती है। नॉइज़ किसे डिस्टॉर्ट करती है? नॉइज़ ओनली इफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल,
है ना। नॉइस ऑलवेज इफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल। तो नॉइस क्या करेगी, जो यहाँ पे एक स्मूथ एम्पलीट्यूड था, अब उस स्मूथ एम्पलीट्यूड को हमारी नॉइस और डिस्टॉर्ट करके कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है। नॉइस यहाँ पे क्या कर रही है, अभी भी इसका शेप कुछ ऐसा ही है, जैसा ये है वैसा ये ही है, लेकिन डेफिनेटली उसके एम्पलीट्यूड में तो चेंज आ ही रहा है, क्योंकि नॉइस हमारी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करती। नॉइस के कारण क्या चेंज होता है, सिग्नल पावर चेंज होता है। बात समझ में आई। जो यहाँ सिग्नल पावर 5 से स्टार्ट होता, वो हो सकता है यहाँ पे 5.05 से स्टार्ट हो जाए, है ना। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है यहाँ पे 7.9 वोल्ट आ जाए। बात समझ में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सीधे सीधे जो वोल्टेज लेवल है वो ही चेंज हो जा रहा है ना, और हमारी इन्फॉर्मेशन तो वोल्टेज लेवल में ही थी। तो इसलिए जो हमारा एम सिग्नल होता है बेटा, नॉइस उसको ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि नॉइस हमेशा मैसेज के एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट करता है। बात यहाँ तक सबको समझ में आई। वैसे ही अगर मैं एक एफएम का एग्जांपल लेता, ये है मेरा मैसेज सिग्नल, ये मेरा मैसेज सिग्नल। अब अगर मैं इसको एफएम में कन्वर्ट करूँगा, तो एफएम में क्या होता है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड मेरा कम हो रहा है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग अगर चेक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी मेरी फिर से कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद से मेरा फिर से एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो जिसके कारण मैं फ्रीक्वेंसी को फिर से कम कर दूंगा, है ना। फ्रीक्वेंसी कम मतलब एक्सपांसन, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दैट मीन्स कंप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन द केस ऑफ FM मॉड्यूलेशन ऑलवेज फ्रीक्वेंसी वेरीज, it means that amplitude and phase are fixed, and because amplitude is fixed and when we transmit this FM signal, so जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉइस हमेशा एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट करता है, तो नॉइस यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारा, ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा, यहाँ पे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एज इट इज। नॉइस क्या करेगा बेटा, जो एम्पलीट्यूड है ना उसको चेंज करेगा, ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड में कभी ज़्यादा कर देगा, कभी एम्पलीट्यूड को कम कर देगा, कभी ज़्यादा कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी नॉइस ने किसे चेंज किया, एम्पलीट्यूड को चेंज किया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को पास कर देंगे क्लिपर सर्किट से, इस सिग्नल को एक पास कर देंगे क्लिपर सर्किट से। क्लिपर सर्किट क्या करेगा, इस एम्पलीट्यूड के ऊपर के सिग्नल को क्लिप कर देगा। तो जैसे इस एम्पलीट्यूड के ऊपर के सिग्नल को क्लिप कर देगा, तो वापस से मुझे ये वाला एफएम सिग्नल मिल जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो इस कारण जो हमारा एफएम सिग्नल होता है वो नॉइस के लिए ज़्यादा रेजिस्टिव होता है एज कम्पेयर, जो हमारा एफएम सिग्नल होता है वो नॉइस के लिए ज़्यादा रेजिस्टिव होता है एज कम्पेयर टू एएम सिग्नल। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉइस ऑलवेज इफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल, है ना। दैट्स वाई एएम सिग्नल इज हाईली इफेक्टेड एज कम्पेयर टू एफएम सिग्नल, है ना। इसलिए जो एफएम सिग्नल होते हैं वो हमें ज़्यादा क्लियरली सुनाई देते हैं एज कम्पेयर टू एएम सिग्नल की अगर हम लोग बात करें। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। नॉइस के डेफिनेशन सबको क्लियर है। अच्छा, नॉइस के कितने टाइप होते हैं, देयर आर द टू, बेसिकली नॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वन इज द एक्सटर्नल नॉइस, another one is the internal noise. Now what is the mean of external, what is the mean of internal, what is the mean of external noise, what is the mean of internal noise? एक्सटर्नल नॉइस और इंटरनल नॉइस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी डायग्राम में आप लोगों को समझाया था कि एक नॉइस वो होती है जो इस एटमॉस्फेयर में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमारे मैसेज को इफेक्ट करती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो ये वाली जो नॉइज जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर में हमारे सिग्नल को इफेक्ट करती है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल नॉइज। इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल नॉइज। ध्यान रहेगा ये सभी को, ठीक है। ऐसे नॉइज सिग्नल जो हमारे सिग्नल को ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर के बीच में इफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग एक्सटर्नल नॉइज सिग्नल कहते हैं, है ना। इस एक्सटर्नल नॉइज पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये हमारा टोटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे वर्क डिपेंड होता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता एक्सटर्नल नॉइज पे, तो हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते बेटा। ध्यान रहेगा, ये जो हमारी एक्सटर्नल नॉइस है इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसलिए जनरली हम लोग ये जो इतने क्लासिफिकेशन होते हैं ना, इस पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो बात सबको समझ में आई। जैसे आपको अगर अपने सोर्स, आपको अगर घर से कॉलेज आना है,
आपका कंट्रोल किस पे है? आपका कंट्रोल आपके व्हीकल के स्पीड में, जो क्राउड जो आएगी उस पे आपका कंट्रोल नहीं है ना? तो आप अगर घर से कॉलेज आ रहे हैं तो रास्ते में जो आपको क्राउड मिल रही है वो आपके लिए नॉइस है, आपका उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप ऐसा कोई अपना व्हीकल को डिज़ाइन नहीं कर सकते कि क्राउड ही हट जाए। बात सबको समझ में आई? तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइस है या जो हमारी एक्सटर्नल नॉइस है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते। हम लोग टोटली स्टडी करते हैं कि इंटरनल नॉइस और हाउ कैन वी रिड्यूस दिस एंड इंटरनल नॉइस। बात सबको समझ में आई? ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा। नाउ एक्सटर्नल नॉइस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टू टाइप्स। एक्सटर्नल नॉइस इज बेसिकली डिवाइडेड into two types. One is the natural noise and another one is the man-made noise. है ना? मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है, जैसे इंडस्ट्री में जो वर्क होते हैं ना बेटा, उसके कारण जो नॉइज़ है, जो साउंड या जो वेव्स डिस्टॉर्शन जो जनरेट होता है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होते होंगे, काफ़ी सारे इक्विपमेंट वहाँ पे चलते हैं, है ना? तो उन जब ये सारे इक्विपमेंट की जो नॉइज़ होती है वो भी तो एक टाइप के साउंड सिग्नल, एक टाइप के वेव्स ही प्रोड्यूस करती है, तो उसके कारण भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सिग्नल होते हैं वो इफेक्ट होते होंगे। तो इनको कहा जाता है मैन मेड नॉइज़, है ना? इसको इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी कहा जाता है, ध्यान देखिएगा। ये जो हमारा मैन मेड नॉइज़ है, इसको इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? नाउ द सेकंड वन इज़ नेचुरल नॉइज़। नेचुरल नॉइज़ हम इसको एटमॉस्फेरिक नॉइज़ भी कह सकते हैं, है ना? नेचुरल नॉइज़ मतलब हमारे आस-पास एटमॉस्फेयर में जो भी नेचुरल सोर्सेज़ हैं, उनके कारण जो भी हमारी नॉइज़ जनरेट होती है, वो हमारी नेचुरल नॉइज़ होती है। नेचुरल नॉइज़ इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू एटमॉस्फेरिक एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, है ना? जैसे रेनी सीज़न में हमारे जो भी रेन ड्रॉप्स होती हैं, है ना? वो हो गई। तो ये सब हमारी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। ये सब हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करती है, हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल को इफ़ेक्ट करती है। ये सब हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है, वो सब हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइज़ कहलाती है। बात सबको समझ में आई? ये हमारी नेचुरल नॉइज़ है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड वन इज़ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, है ना? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू सोलार एंड कॉस्मिक। मतलब सोलार दैट मीन्स सन की रेज के कारण, कॉस्मिक दैट मीन्स जो भी अदर स्टार्स हैं या और भी जो हमारे अदर हमारे सोलार प्लैनेट में जो भी अदर स्टार्स वगैरह हैं, उनके कारण जो हमारे प्रोड्यूस होता है, जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होता होगा, उनके कारण जो भी हमारा नॉइज़ जनरेट होता है, दैट इज़ नोन एज कॉस्मिक नॉइज़। समझ में आया सबको? तो ये जो हमारा एक्सटर्नल नॉइज़ का ये जो पूरा पोर्शन है ना बेटा, ये जो हमारे एक्सटर्नल नॉइज़ का यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? हमारा कंट्रोल किस पे होता है? हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इंटरनल नॉइज़ पे होता है। ठीक है? इंटरनल नॉइज़। अब इंटरनल नॉइज़ मतलब क्या होता है? इंटरनल नॉइज़ मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दिस वन द नॉइज़ दैट इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक नॉइज़, है ना? और एक्सटर्नल नॉइज़ एंड द नॉइज़ दैट जनरेट इन द इंटरनल सर्किटरी, है ना? मतलब अगर हमारे ट्रांसमीटर में जो नॉइज़ जनरेट हो रही है, अच्छा ये ट्रांसमीटर में कैसे नॉइज़ जनरेट हो जाएगी बेटा? ट्रांसमीटर में कैसे नॉइज़ जनरेट हो जाएगी? देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ट्रांसमीटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट इक्विपमेंट्स, वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स, okay, such as modulators, such as filters, such as amplifier एट्सेट्रा, है ना? और काफ़ी सारे और इनको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काफ़ी सारे एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना? दैट मीन्स काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को हम लोग कनेक्ट करके आपस में कंबाइन करके एक ट्रांसमीटर को डिज़ाइन करते हैं, है ना? तो जब हम ट्रांसमीटर को डिज़ाइन करते हैं तो या जब हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ट्रांसमीटर वर्क करना स्टार्ट करता है। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, दूसरे से तीसरे एलिमेंट में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तीसरे से चौथे एलिमेंट में सिग्नल ट्रांसमिट होगा एंड सो ऑन। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक? तो जब हमारे सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट होता है ना बेटा, तो इसमें भी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने पर जितना पावर आना चाहिए उतना पावर अगर रिसीव नहीं होता या अगर पावर में कुछ चेंजेस होता है ना? वोल्टेज में कुछ चेंजेस होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो इसको भी हम लोग नॉइज़ ही काउंट करते हैं, है ना? अगर हमारे मैसेज में कोई भी पैरामीटर अगर हमारे मैसेज को इफ़ेक्ट कर रहा है, हम उसको नॉइज़ कहेंगे, सीधी-सी बात है। ठीक है? तो अगर हमने डिवाइस को कुछ इनपुट दिया और हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतना आउटपुट प्रोवाइड करेगा और डिवाइस के किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर वेरिएशन के कारण अगर उतना आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम
बोलेंगे कि इसमें कुछ भी नॉइस इंटरफेरेंस के कारण, कुछ भी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसके आउटपुट में इफेक्ट आया है, तो ये एक नॉइस सिग्नल इसको इफेक्ट किया। बात समझ में? तो सिस्टम के अंदर जो भी नॉइस सिग्नल, जो भी हमारे फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में, या जो डिजायर्ड वोल्टेज नहीं गेन कर पाने का जो भी रीजन होता है, वो सब हमारे नॉइस के वो सब हमारे नॉइस के कारण होता है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक। तो ये नॉइस को इंटरनल नॉइस कहते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट होती है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि जो भी करंट फ्लो होगा वो तो हमारे इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी हमारे नॉइस जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रैंडम बिहेवियर के कारण जो भी नॉइस सिग्नल जनरेट होता है, हमारे सिग्नल में जो भी इफेक्ट आता है, दैट इज ऑल रैंडम नॉइस, दैट इज ऑल इंटरनल नॉइस। ठीक। सो इट इज़ अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। यहाँ पे तो दो टाइप लिखा है बेटा, लेकिन अगर आप लोग नॉइस को और प्रॉपर स्टडी करने जाएंगे ना, तो नॉइस के और भी आपको पार्ट्स मिलेंगे, जैसे थर्मल नॉइस हो गया, शॉर्ट नॉइस हो गया, है ना, शॉर्ट नॉइस हो गया, और ट्रांजिट नॉइस हो गया, फ्लिकर नॉइस हो गया, एट्सेट्रा। नॉइस के काफ़ी सारे टाइप होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन, थर्मल नॉइस। ठीक। थर्मल नॉइस इज ऑल्सो नोन एज जॉनसन नॉइस। थर्मल नॉइस को और क्या कहते हैं बेटा? जॉनसन नॉइस। ठीक है। जॉनसन नॉइस को और क्या कहते हैं? थर्मल नॉइस को और क्या कहते हैं? जॉनसन नॉइस। और इसी को और क्या कहते हैं? व्हाइट नॉइस। तीन नाम आपको इसके समझ में आ गए। थर्मल नॉइस इज ऑल्सो नोन एज जॉनसन नॉइस, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट नॉइस। ठीक। दिस वन इज द शॉर्ट नॉइज। और भी होती है ट्रांजिट नॉइज होती है, और भी फ्लिकर नॉइज होती है, और भी कुछ कुछ टाइप के नॉइज होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? ये हमारे बेसिक नॉइस के टाइप्स हो गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नॉइस के बारे में कुछ मेंशन किया गया, देख लीजिए। इंटरनल नॉइस के बारे में क्या मेंशन किया गया? इट इज़ ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। अब जो भी हमारे रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो तो सिर्फ एक्टिव एलिमेंट या तो सिर्फ पैसिव एलिमेंट से मिलकर तो बनता नहीं है, वो तो दोनों टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स, इट मीन्स दैट जो भी हमारे रजिस्टर होते हैं, डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर है, उसमें ये वाली नॉइस जनरेट होती है ना। और जो मैंने अभी आप लोग को बताया, थर्मल नॉइस और जॉनसन नॉइस, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट नॉइस। क्यों इसे वाइट नॉइस कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक। एक्सटर्नल नॉइस, मेन मेड नॉइस, और नेचुरल सोर्सेज, रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन किया गया है। सोर्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। क्राउड के ऊपर, जब हम घर से कॉलेज आ रहे हैं तो क्राउड के ऊपर या रास्ते में हमें जो लोग मिलने वाले उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम उनके बेसिस पे अपने व्हीकल को डिज़ाइन नहीं करेंगे। हमारा कंट्रोल होगा व्हीकल को कितना स्पीड हम अपने व्हीकल को कैसा बना सकते हैं कि वो ज़्यादा स्पीड से चले, वो जितना जल्दी हमारे घर से लेकर कॉलेज तक पहुँचे, है ना, हमारा उस पर कंट्रोल है। हम बीच की कंडीशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम लोग मैन मेड जो नॉइस होते हैं या जो भी नेचुरल नॉइस होते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके सोर्स क्या है? मोटर्स हो गई, जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो मोटर्स जनरेट होते हैं उनके कारण जो साउंड जनरेट होता है, जनरेटर्स जो हो गए, है ना, ये सब हमारे मैन मेड नॉइस जनरेट करने के रीजंस है। ये सब हमारे मैन मेड नॉइस जनरेट करने के रीजंस है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। वैसे ही नॉइस यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक। तो जब हम किसी भी नॉइस को काउंट करते हैं ना बेटा, या जब हम लोग किसी भी नॉइस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैं आप लोगों की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे पैरामीटर लेने होंगे। जैसे आप लोगों के परसेंट कितने हैं, आप लोग की अटेंडेंस कितनी है ना, आप लोगों के सीटी में मार्क्स कितने आते हैं, ये सब कुछ पैरामीटर्स हो गए। तो वैसे जब हम लोग नॉइस को कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, है ना। उसको हम लोग कहते हैं, जैसे नॉइस पावर हो गया, एसएनआर हो गया, सिग्नल टू नॉइस रेशियो हो गया, ये सब हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम अपने सिस्टम की इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए, जब हमारा सिस्टम नॉइस से इफेक्टेड होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा नॉइस है उसको कौन कौन से पैरामीटर वेरी करते हैं बेटा? नॉइस को आप लोग सीधे सीधे, अभी आप लोग जैसे रियल टाइम एग्जांपल में हमने क्राउड से समझ रहे हैं ना, अभी वैसे ही समझिए। तो आप लोग क्राउड को कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट करते हैं जिसके कारण कभी क्राउड ज़्यादा हो जाएगी, कभी क्राउड कम हो जाएगी, वैसे ही हम लोग नॉइस के को रिलेट करके समझ सकते हैं, है ना। नॉइस में ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिसके कारण कभी नॉइस ज़्यादा हो जाती होगी, कभी नॉइस कम हो जाती होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स है बेटा, सच एज टेम्परेचर एंड बैंडविड्थ, है ना। इट इफेक्ट्स द मैसेज सिग्नल,
और अमाउंट ऑफ द करंट, कितना अमाउंट सेंड किया जा रहा है, दैट मीन्स लेवल ऑफ द सिग्नल, दैट मीन्स हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है ना, क्योंकि अगर लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को ही अगर नॉइस इफेक्ट कर देगा तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक। गेन ऑफ द सर्किट, गेन दैट मीन्स output, and gain that means the transfer function of the system, that is the ratio of output and input, है ना, ये हमारे सिस्टम का गेन कितना है, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक। इफेक्ट ऑफ नॉइज, नॉइज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन सिस्टम परफॉर्मेंस, ये नॉइज क्या करती है, डिग्रेड करती है हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को, है ना। इसके कारण जो हमारा रिसीवर होता है वो प्रॉपर हमारे सिग्नल को सेंस नहीं कर पाता है, इट इफेक्ट्स द इफिशियंसी ऑफ द कम्युनिकेशन। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि जो हमारे थर्मल नॉइस है उसको क्या क्या कहा जाता है, थर्मल नॉइस कहा जाता है, जॉनसन नॉइस कहा जाता है, वाइट नॉइस कहा जाता है। जॉनसन इज द इन्वेंटर, है ना। जॉनसन एक साइंटिस्ट थे जिसने इस टाइप की जो भी इसने इस टाइप की नॉइस सिग्नल को इफेक्ट किया था। इसने इसने इस टाइप के सिग्नल को जनरेट किया था, है ना। नॉइस हमारे जो हमारी नॉइस है वो दो टाइप के सिग्नल्स, जो हमारे नॉइस है, जो हमारी जॉनसन नॉइस है उस जो हमारे थर्मल नॉइस है उसको ये जो हमारे इन्वेंटर थे जॉनसन, उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये जो हमारी नॉइस है उसको हम लोग जॉनसन नॉइस कहते हैं। ठीक है, इसको फ्लक्चुएशन नॉइस भी कहा जाता है, जैसा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, इसको फ्लक्चुएशन नॉइस भी कहा जाता है। ठीक बात, यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट नॉइस आता है, और भी काफ़ी टाइप के आपके नॉइस हो सकता है। ठीक। अब अगर थर्मल नॉइस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करना है तो सबसे पहले थर्मल नॉइस क्या होती है, सबसे पहले ये कुछ समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले थर्मल नॉइस क्या होती है, यहाँ पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्मल नॉइस क्या होती है, देखो बेटा, जैसे ये रजिस्टर है, ये कंडक्टर है ना, यहाँ से सिग्नल को इनपुट दिया जा रहा है, ये करंट इनपुट है, यहाँ से करंट आउटपुट है। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे करंट यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, ये हमारा रजिस्टर है। बात समझ में? तो जो भी हमारा कंडक्टर होता है बेटा, जो भी हमारा कंडक्टर होता है, ध्यान दीजिए, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण हमारा करंट फ्लो होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे एनर्जी गेन करने के कारण, पोलैरिटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, लेकिन लेकिन ये इनके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का एक पैरामीटर और है, वो है हमारा टेम्परेचर, है ना। अगर हम इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में रखते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई वेरिएशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे ना, या जैसे जैसे हमारा जो भी ये कंडक्टर एक रूम टेम्परेचर में आएगा, अभी मैंने इस पहले किसकी बात की, मैंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात की, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाइब्रेट होते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको रूम टेम्परेचर में लाऊंगा ना तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडम मोशन करने लगेंगे। तो रैंडम मोशन करने लगेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे से ये टकराएंगे भी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण यहाँ ये इसमें एक हीट जनरेट होती है। बात समझ में आई? ठीक है, इसके कारण एक हीट जनरेट होती है। तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन होने लगता है। इस रैंडम मोशन के कारण हीट जनरेट होने लगती है, इस रैंडम मोशन के कारण हीट जनरेट होने लगती है, और इस हीट के कारण एक नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा नॉइज सिग्नल होता है इसको हम लोग थर्मल नॉइज, जॉनसन नॉइज और वाइट नॉइज कहते हैं। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि इसमें जो भी हमारा थर्मल नॉइस पावर है, ये पीएन है, नॉइस पावर, थर्मल नॉइस पावर, है ना, नॉइस पावर, इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊँगा, अगर मैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा और टेम्परेचर की ज़्यादा की तरफ मैं बढ़ूँ तो बिना वोल्टेज प्रोड्यूस किए इसमें करंट कुछ प्रोड्यूस होने लगेगा। क्यों करंट प्रोड्यूस होने लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होने लगा है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करने लगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रैंडम मोशन करने लगे हैं तो कुछ एक स्लाइटली बहुत एक माइन्यूट करंट फ्लो होगा, लेकिन एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्लियर बात है? तो ये टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो हमारा करंट फ्लो होता है उसके कारण जो पावर जनरेट होता है इसको हम लोग यहाँ पे मैंने थर्मल पावर कह दिया, है ना। तो ये जो हमारा थर्मल पावर या जॉनसन पावर या वाइट नॉइस पावर है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के
टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर अगर मैं इस डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ के बी। मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया हूँ बेटा, के बी। इस के को कहा जाता है, ये दिस के इज़ वोल्ट्समैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इस वोल्ट्समैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू समझ आए, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारी बी क्या है, ये हमारी बैंडविड्थ है, नॉइस की बैंडविड्थ है ना। ये बी क्या है, नॉइस की बैंडविड्थ है। ये तो हमारी टेम्परेचर है। ठीक, तो कभी भी अगर हम लोग थर्मल नॉइस पावर कैलकुलेट करना होता है तो इसको डायरेक्टली के टी बी से कैलकुलेट किया जाता है। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बी इज द बैंडविड्थ एंड टी इज द टेम्परेचर। बात यहाँ तक सबको समझ में आई आप लोगों को? अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्टडी करने जाऊँ, द नॉइज, थर्मल नॉइज इज जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रजिस्टर। बात यहाँ तक क्लियर है? तो दिस नॉइज इज जीरो एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन एंड जनरेटेड व्हेन टेम्परेचर अराइजेस। ठीक है, इट इज़ नोन एज जॉनसन नॉइज बिकॉज ऑफ इस इन्वेंटर, है ना। इसको इसके इन्वेंटर के नाम पे जॉनसन नॉइज भी कहा जाता है। अच्छा, एक और आया है यहाँ पे, वाइट नॉइज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट नॉइज। अच्छा, वाइट कलर कैसे जनरेट होता है? वाइट कलर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। जब हम बहुत सारे कलर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, या सारे कलर्स को आपस में जब हम कंबाइन करेंगे तो वाइट कलर जनरेट होता है ना। वैसे ही ये जो हमारी थर्मल नॉइस है ना बेटा, अगर मैं ड्रॉ करूँ एक फ्रीक्वेंसी और एक नॉइस के लिए एक लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये अगर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी वाई एक्सिस है अगर वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर जो एक्स एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी वाई एक्सिस है वो अगर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो हमारी थर्मल नॉइस होती है ना बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, दैट मीन्स ये ऑल फ्रीक्वेंसीज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये जो हमारा कर्व है ना, इसको हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं, पीएसडी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ थर्मल नॉइज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि चाहे मैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊँ या जीरो से लेकर माइनस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊँ, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊँ या अगर मैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊँ, तो जो हमारी ये थर्मल नॉइज है ना, ये हर एक फ्रीक्वेंसी पे लाई करती है। बात समझ में आई? इसीलिए ये जो हमारी थर्मल नॉइज होती है ना, इस थर्मल नॉइज को हम लोग जॉनसन नॉइज, इस थर्मल नॉइज को हम लोग वाइट नॉइज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ये इसको पीएचडी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, पीएचडी ऑफ लिखा हुआ है, पीएचडी ऑफ थर्मल नॉइज, है ना। अगर पीएचडी ऑफ थर्मल नॉइज को एसएनएफ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, पीएचडी मतलब क्या है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ, है ना। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, पीएचडी को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एसएनएफ से, अगर मैं एसएनएफ से इसको रिप्रेजेंट किया हूँ, तो ये हमारा वाई एक्सिस एसएनएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएनएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे एस नॉट का है। और ये एस नॉट क्या है? ये जो हमारा एन नॉट है, अगर मैं इसको के टी, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी इज़ द टेम्परेचर, अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन को मैं अगर एन नॉट रिप्रेजेंट करूँ, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं एन नॉट रिप्रेजेंट करूँ, तो ये जो हमारी एन नॉट बाई 2 होती है, ये हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है बोथ साइड, है ना। जैसे जैसे बेटा ध्यान दो, अगर मैं इसका सिंगल साइडेड रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा ना, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी हमारी एन नॉट, सिर्फ और सिर्फ एन नॉट। जो हमारी एस एन एफ की वैल्यू होगी ना, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ एन नॉट होगी। लेकिन अगर मैं इसका डुअल साइडेड रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ ना, तो ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पहले वो एन नॉट थी ना, अब वो हो जाएगी एन नॉट बाई 2। ठीक, और एन नॉट क्या है? एन नॉट इक्वल्स टू के टी है, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू बताई है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो जो भी हमारी पावर स्पेक्ट्रल जो हमारी थर्मल नॉइस का पावर स्पेक्ट्रल होता है, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग वाइट नॉइज भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ये सब इसके टर्म्स के बारे में बताया गया। ठीक, अच्छा, शॉर्ट नॉइज क्या होता है बेटा? शॉर्ट नॉइज जनरली जनरेट होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का रैंडम मोशन के कारण जनरेट होती है, लेकिन ये जनरेट होती है, शॉर्ट नॉइज जनरेट होती है हमारे एक्टिव एलिमेंट्स में। शॉर्ट नॉइज जनरेट होती है हमारे एक्टिव एलिमेंट्स में, है ना। शॉर्ट नॉइज जनरेट होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो हमारे एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ओपैम्प्स हो गए, है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो गए,
है ना, जो हमारे एलिमेंट्स अपने एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो नॉइज जनरेट होते हैं दैट इज नोन एज शॉर्ट नॉइज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट नॉइज की डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल नॉइज, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स नॉइज दैट ऑकर्स व्हेन देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कैरी एनर्जी सच एज इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स। ये एक्टिव एलिमेंट्स के कारण ही जनरेट होती है बेटा, जितने एक्टिव एलिमेंट्स हमारे सर्किट में लगे होते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, और इसके बाद में कुछ कुछ नॉइज़ के पैरामीटर्स है, जैसे नॉइज़ टेम्परेचर हो गया, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आज की क्लास में आपको बताया था कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, वैसे नॉइज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, इसको कहा जाता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, SI/NI। तो हम लोग सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इनपुट साइड भी कैलकुलेट करते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आउटपुट साइड भी कैलकुलेट करते हैं। नाउ द रेशियो बिटवीन सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इन द इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड इज नोन एज नॉइज़ फिगर। बात समझ में आई? तो कभी भी किसी भी आप कोई सिस्टम बनाए तो आप किसी सिस्टम को कैसे बोलेंगे कि ये अच्छा है कि ये बुरा है? ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि इसमें नॉइज़ आ रही है, इसमें नॉइज़ इतना वोल्टेज है, इसमें नॉइज़ का इतना माइक्रो वोल्ट, इसमें इतना नॉइज़ आ रही है। आप सीधे सीधे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉइज़ फिगर। अगर नॉइज़ फिगर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो तो श्योरली हमारे आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा ही होगा, है ना? क्योंकि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसके एम्पलीट्यूड में तो रिडक्शन होगा ना बेटा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर पार्ट तो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर पार्ट। तो क्योंकि अगर डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो इसका मतलब तो यही है कि हमारा जो भी नॉइज़ फिगर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। वैसे हमारा नॉइज़ टेम्परेचर भी एक पैरामीटर है जिसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए हमारी नॉइज़ के परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो नॉइज़ टेम्परेचर किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट नॉइज़ temperature is not the physical temperature of amplifier but a theoretical construct that is equivalent temperature that produces दैट अमाउंट ऑफ नॉइस पावर। ये सब पैरामीटर्स का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये सब पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं हम लोग अपने टेम्परेचर के कारण नॉइस में कितना चेंजेस आ रहा है, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये नॉइज़ फिगर का यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा सिस्टम्स आपस में कैस्केड फॉर्म में जो टोटल नॉइज़ कितनी होगी उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इसे एक कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं, है ना? ये हमारे जीवन पहले जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड है उसका गेन है, यहाँ पे G1 G2 मतलब पहले और दूसरे का गेन है आपस में मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो जब बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कैस्केड में जुड़े होते हैं तो और हम ये चेक करना चाहते हैं कि पहले में हमने इनपुट दिया है और लास्ट में जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो तो टोटल नॉइस में कितना चेंजेस आया है, टोटल हमारा नॉइस कितना इफेक्ट किया है हमारे सिस्टम को। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल नॉइस का कितना इफेक्ट होगा अगर हमारा सिस्टम कैस्केड में है। बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये कुछ नॉइज़ के बारे में बेसिक था, है ना? तो आज की क्लास में हम इतना रहने देते हैं, जो नॉइज़ के बारे में बेसिक था। ये वाले नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पहले ही सेंड किए हैं, ये वाले नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पहले ही सेंड किए, है ना? ये जो हमारे इंटरनल नॉइज़ है, जो अभी मैंने बताया था, शॉर्ट नॉइज़ हो गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक्टिव एलिमेंट्स के कारण ही जनरेट होता है। एक्टिव एलिमेंट्स दैट मीन, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया एक्टिव डिवाइसेस दैट मीन्स ट्रांजिस्टर्स हो गए, ओप एम्प हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, है ना? ये सब हमारे एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के कारण जो हमारे स्मॉल करंट फ्लो होता है वो हमारे वो करंट ही हमारे सिग्नल में चेंजेस लाता है, इसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये ISN जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक शॉर्ट नॉइज में। ये किस में है? ये एक वैक्यूम ट्यूब में। अब वैक्यूम ट्यूब कब यूज़ होता था बेटा? ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से पहले सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, है ना? लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो इसके अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हम अपने सिग्नल को, हम अपने डिवाइस को रिड्यूस नहीं कर सकते, उसकी हाइट मतलब उसके साइज़ को कम नहीं कर सकते थे, है ना? लेकिन फिर जब बार्डेन शॉकले ने जब 1950s के अराउंड जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया, सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में वो काम आने लगा, तो ट्रांजिस्टर तो बहुत छोटा एलिमेंट था जिसके कारण हम लोग फिर अपने डिवाइस की साइज़ को फिर छोटा करने लगे। फिर अब क्या हो रहा है, जितना हम लोग अपने ट्रांजिस्टर के साइज़ को छोटा करते जाएंगे बेटा, वैसे मिनिएचर जितना मिनिमाइज़ करते जाएंगे उतना ही हमारे डिवाइस के साइज़ और भी कम होते जाएंगे।
ठीक है। तो ये सारे जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो भी हमारा करंट फ्लो होता है ये सब हमारा शॉर्ट की नॉइज़ या शॉर्ट की करंट कहलाता है, शॉर्ट की नॉइज़ कहलाता है ना। ये हमारा मेन करंट जो इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू फ्लक्चुएशन इतना करंट फ्लो हुआ, तो ओवरऑल करंट जो हमारा एक्टिव डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है वो ये वाला हो गया हमारा, है ना। ये है एक्यूरेट, इतना होना चाहिए था, लेकिन ये है एरर्ड। तो एक्यूरेट और एरर्ड ये किसके कारण हुआ, ये एक्टिव डिवाइस में जो भी करंट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो रैंडम करंट जनरेट हुआ, वो दोनों को मर्ज करने के बाद ये ओवरऑल करंट जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका मीन स्क्वायर वैल्यू है यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट द, ये आप लोगों के पास ये सर सब नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए है ना, आप लोग एक बार जाके इसे अपने ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ये सब मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आप लोगों को सेंड किया है, आप लोग एक बार जाके उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी हमारा नॉइज़ के बाद का जो भी हमारा पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।